हेलो एंड वेलकम टू एम्बिशन एकेडमी। आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12th का चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है, मतलब चैप्टर के नाम का क्या मीनिंग है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो ये बनेगा इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी। नाउ what is electrochemistry? A branch of chemistry which deals with the relationship between electrical energy and chemical energy. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। ठीक है, अब सर सवाल यह है कि रिलेशनशिप कैसी, किस तरह की हम रिलेशनशिप पढ़ेंगे। हम इसमें यह पढ़ेंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से कैसे केमिकल रिएक्शन करवा सकते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे केमिकल एनर्जी की मदद से हम कैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार की रिलेशनशिप हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब क्या हो गया? स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी। अच्छा, इसके आगे वाले टॉपिक्स पढ़ने से पहले एक बार जरा पीछे की क्लासेस में चलते हैं। जैसे 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा आयनिक कंपाउंड्स होते हैं, कोवलेंट कंपाउंड्स होते हैं। तो एक बार जरा उन्हें देख लेते हैं, उनका बिहेवियर जान लेते हैं, फिर अपन स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के आगे के टॉपिक्स। चलिए देखते हैं जरा आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, हमें इनको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जानना, वो हम 11th क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बस हमें इसके बिहेवियर को थोड़ा सा पता करना है, थोड़ा सा जानना है, जिससे कि ये चैप्टर हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाए। ठीक, हम जानते हैं आयनिक कंपाउंड्स जो हैं आयंस से मिलकर के बनते हैं। एक पॉजिटिव आयन होता है, एक नेगेटिव आयन होता है। तो एग्जाम्पल देख सकते हो आप, जैसे NaCl हो गया, KCl हो गया, Na2CO3 हो गया, एक्सेट्रा। तो इसमें एक चार्ज पॉजिटिव है, एक चार्ज नेगेटिव है। इसमें भी एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, इसमें भी एक पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है। तो सिंपल बात यह है, आयनिक कंपाउंड्स में एक चार्ज पॉजिटिव होता है, एक चार्ज नेगेटिव होता है। मैं एक जनरल तरीके से अगर दिखाना चाहता हूं, दैट इज A+ एंड B-। मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि ये मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड है जिसमें एक पॉजिटिव चार्ज भी है और एक नेगेटिव चार्ज भी है। अभी मैं आपको इस आयनिक कंपाउंड को 3 अलग अलग स्टेट में पढ़ाऊंगा। वो तीनों स्टेट हमारे इस चैप्टर में यूज होने वाली है। आइए देखते हैं वो 3 स्टेट कौन सी है। चलिए, सबसे पहला मैं आपको पढ़ाऊंगा आयनिक कंपाउंड्स इन सॉलिड स्टेट। इन सॉलिड स्टेट सबसे पहले अपन लेंगे आयनिक कंपाउंड को सॉलिड स्टेट के अंदर। अब जैसे कि मैंने एक आयनिक कंपाउंड लिया अभी जैसे A+ B-। ठीक है भाई, ये बात तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज हमेशा नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। तो क्योंकि ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक नेगेटिव चार्ज है, तो ऑब्वियस सी बात है इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन तो होगा। उस अट्रैक्शन को मैं ऐसे दिखा रहा हूं कि सर पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में कुछ अट्रैक्शन होता है। ये हमने 12th क्लास की फिजिक्स में भी पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रोस्टैटिक नाम का एक चैप्टर है जो कि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये आयंस के बीच में जो इस समय फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट है, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अभी ये पॉजिटिव आयन ने इस नेगेटिव आयन को पकड़ा हुआ है, इस नेगेटिव आयन ने इस पॉजिटिव आयन को पकड़ा हुआ है, मतलब दोनों ने एक दूसरे को अट्रैक्ट किया हुआ, पकड़ के रखा हुआ है। ऐसे केस में ये पॉजिटिव आयन कहीं फ्रीली मूव नहीं कर सकता, ये नेगेटिव आयन कहीं फ्रीली मूव नहीं कर सकता, क्योंकि इनके बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो हमने क्या देखा कि सर सॉलिड स्टेट के अंदर आयंस आर नॉट फ्री टू मूव, आयंस आर नॉट फ्री टू मूव।
आयंस यहां पर फ्रीली मूव नहीं कर सकते बिकॉज दे आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, सॉलिड स्टेट में ये चीज हमें पता लग गई सर, आयंस मूव नहीं कर सकते क्योंकि उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है। नाउ सेकंड आता है अपना इसका आयनिक कंपाउंड इन लिक्विड स्टेट, और बेटर बोलो तो इन एक्वा स्टेट। ठीक है, अभी मैंने क्या करा, इस आयनिक कंपाउंड को एक्वा स्टेट में लाया। एक्वा स्टेट का मतलब क्या होता है सर? देखो, एक्वा स्टेट मतलब होता है, इसका मतलब आपने आयनिक कंपाउंड को पानी में डाला, पानी में डाला। ठीक है, आयनिक कंपाउंड को जब पानी में डालोगे तो आप कहोगे सर आयनिक कंपाउंड उस समय एक्वा स्टेट में। एक्वा स्टेट मतलब पानी में आपने कंपाउंड को डाल दिया। अच्छा, हमने सॉलिड स्टेट को उठाया, इसको पानी में डाला, मतलब हम एक्वा स्टेट के अंदर आ गए। ठीक है, अब देखो ए बी, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये सॉलिड स्टेट में था, मैंने इसको क्या करा, उठा के पानी में डाला। अब जब मैंने इसको पानी में डाला तो क्या होगा, जरा चेक करते हैं। ये पानी में डाला मैंने इसको, और ये इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को मैं दिखा रहा हूं। मैंने इसे पानी में डाला। अब वाटर की एक बहुत खास प्रॉपर्टी होती है, वाटर क्या करेगा, इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा। वाटर इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं, चाहे वाटर हैज अ टेंडेंसी टू ब्रेक द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस। वाटर क्या करेगा, इन आयंस के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेगा। अब जब पानी ने इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा है, अब ये आयन फ्रीली मूव कर सकता है इसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर। ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अब फ्रीली मूव कर सकते हैं क्योंकि वाटर ने इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ा है। वाटर की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि वाटर इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक कर देता है। अब हमने क्या जाना सर, इन एक्वा स्टेट, in aqua state ions are free to move, ions are free to move। हो गया, हमने फिलहाल दो स्टेट की बात करी आयनिक कंपाउंड को। एक बार मैंने लिया सॉलिड स्टेट में, एक बार लिया मैंने इसको एक्वा स्टेट में। ठीक है, एक बात ध्यान रखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन लिक्विड स्टेट एंड एक्वा स्टेट। ठीक है, एक्वस का मतलब है आपने किसी चीज को पानी में डाला, और लिक्विड का मतलब है आपने किसी चीज को लिक्विड में डाला। अब वो लिक्विड पानी भी हो सकता है और कोई और लिक्विड भी हो सकता है। एक्वस का मतलब होता है पानी। ठीक है, एक्वा स्टेट और लिक्विड स्टेट में डिफरेंस है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, चलिए अब अपन बात करते हैं इसकी तीसरी स्टेट की जो हम पढ़ने वाले हैं। ठीक, वैसे तो आप लोगों ने ये सब 11th में या 10th में पढ़ा होगा, लेकिन इस चैप्टर के अंदर ये सारा पोर्शन यूज होता है, तो एक जस्ट रिमाइंड कराने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं। ठीक है, अच्छा ना, तीसरा स्टेट लेते हैं अपन, आयनिक कंपाउंड्स इन मॉल्टन स्टेट। मॉल्टन स्टेट, ये एक्वा स्टेट, सॉलिड स्टेट, मॉल्टन स्टेट बार बार चैप्टर में यूज होगा, तो ऐसा ना हो कि कहीं बाद में आपको प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं आपको अभी बता रहा हूं ये चीज। ठीक है, मॉल्टन स्टेट, इसका एक छोटा सा नाम और है, और फ्यूज्ड स्टेट। अभी आयनिक कंपाउंड को मैं मॉल्टन में ले रहा हूं, मॉल्टन स्टेट। सर मॉल्टन याद नहीं रहता है ना, कितनी चीजें हैं सर जो याद करेंगे, मॉल्टन सब समझ नहीं आता। मॉल्टन मतलब मेल्ट, मॉल्टन से आप याद रखो मेल्ट। कोई भी चीज कब मेल्ट करती है, जब उसे हीट करते हैं। तो जब आप आयनिक कंपाउंड को हीट करोगे वो मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद जो स्टेट आती है उसे बोलते हैं मॉल्टन स्टेट। क्या बोलते हैं? मॉल्टन स्टेट। और इसी का नाम है फ्यूज्ड स्टेट। क्या नाम है? फ्यूज्ड स्टेट। चलिए, मेरे पास कोई आयनिक कंपाउंड A प्लस B माइनस कुछ भी हो सकता है वैसा, ठीक है। इस कंटेनर में मैंने इस आयनिक कंपाउंड को भरा हुआ है, ठीक है। एक एग्जांपल दिखा दे, A प्लस B माइनस, इसमें मैंने आयनिक कंपाउंड को भरा हुआ है, आयनिक कंपाउंड।
और अभी यहाँ पर ये कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है। मैंने कुछ अरेंजमेंट लगा करके, चलिए मैंने कुछ एक अरेंजमेंट ऐसे बना करके इसको मैंने हीट किया, ठीक है, मैंने इसको ऐसा हीट किया, ये हीट कर रहा हूँ मैं। हीट करने से क्या होगा, ये मेल्ट होगा। आप सॉलिड स्टेट को हीट कर रहे हो, ये मेल्ट होगा। मेल्ट होकर के गाढ़ा गाढ़ा सा थिक लिक्विड बन जाएगा। उसी थिक लिक्विड को हम बोलते हैं मॉल्टन स्टेट। क्या बोलते हैं? मॉल्टन स्टेट। लावा जैसा थिक लिक्विड बन जाएगा जब आप इसे हीट करोगे, ठीक। उसे ही मॉल्टन स्टेट बोलते हैं बेटा। उसे ही हम बोलते हैं फ्यूज्ड स्टेट। ध्यान रखना, मॉल्टन स्टेट और फ्यूज स्टेट एक ही बात होती है। गाढ़ा गाढ़ा थिक सा लिक्विड बन जाएगा आपके पास, ठीक है। अब सर यहाँ की कंडीशन क्या है, देखो, हम सर जानते हैं हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। और हम जानते हैं सर अगर किसी चीज को हीट हम करते हैं, अगर हम सॉलिड को हीट करते हैं तो सॉलिड के बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाती है और सॉलिड बदल जाता है लिक्विड के अंदर। ये बात आपने जूनियर क्लासेस में भी पढ़ी होगी। तो वैसे ही क्योंकि ये सॉलिड था, मैंने इसे हीट किया। हीट क्या करेगा? हीट भी इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करेगा। हम जानते हैं अगर किसी चीज को हम हीट करते हैं, सॉलिड को हीट करोगे तो उसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होती है और वो बदल जाता है लिक्विड स्टेट में, ठीक है। आइए, तो हीट ने क्या करा, इसके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ दिया। अब जैसे एक्वा स्टेट में था वैसे यहां पर भी है, इनके बीच की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गई। अब फिर आयंस आर फ्री टू मूव अगेन, आयंस दोबारा फ्रीली मूव कर सकते हैं। तो लो, आयंस आर फ्री टू मूव। बस ये तीन स्टेट आप ध्यान रखना, किसकी? आयनिक कंपाउंड की। सॉलिड स्टेट, फ्यूज्ड स्टेट एंड एक्वा स्टेट। तो सर सॉलिड में क्या डिफरेंस है और बाकी दोनों में क्या डिफरेंस है? सॉलिड में आयंस फ्रीली मूव नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूज्ड में और लिक्विड स्टेट में, एक्वा स्टेट में आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। अब सर मन में सवाल आता है, आयंस मूव करे ना करे उससे हमें क्या लेना देना, है ना। लेना देना है, इसीलिए मैंने आपको ऐसा बताया है कि ऐसा क्यों होता है। अब आगे देखते हैं। अच्छा, आयनिक कंपाउंड के बारे में मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। अब ऐसे थोड़ा सा कोवलेंट कंपाउंड के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। ऐसा ही एक छोटा सा बिहेवियर अपन पढ़ते हैं कोवलेंट कंपाउंड के बारे में। चलिए, हमने कंपाउंड्स को इस चैप्टर की बेटर स्टडी के लिए, इस चैप्टर को बेटर वे में समझने के लिए हमने जनरली कंपाउंड्स को क्या किया है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। कंपाउंड्स जो है हमारे पास, हमने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक पार्ट आता है इलेक्ट्रोलाइट, सेकंड पार्ट आता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये इस चैप्टर का फिलहाल मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं सारा, ठीक। हमने कंपाउंड्स को दो पार्ट्स में बांटा है, वन इज इलेक्ट्रोलाइट एंड अदर वन इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, एंड अदर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। एक इलेक्ट्रोलाइट हो गया, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट हो गया। अब सर इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? देखो, केमिकल सब्सटेंस which dissociate into ions, dissociates into ions when in aqueous or in molten state, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो या तो एक्वा स्टेट में और मॉल्टन स्टेट में, मैंने आपको दोनों स्टेट बता दी है, ठीक है। ऐसे सब्सटेंस जो या तो एक्वा स्टेट में या फिर मॉल्टन स्टेट में आयंस में टूट जाते हैं, वो सब्सटेंस कहलाते हैं इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल चेक करते हैं सर। देखो, एग्जांपल मेरे पास है NaCl। 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हो, जब इसको पानी में डालते हैं टूट करके Na+ और Cl- देता है, तो ये आयंस में टूट जाता है ना। नाउ KCl, दोनों भाई भाई हैं बिल्कुल। सर NaOH, हाँ ये भी होता है। आपने देखा होगा सर KOH भी पानी में जाते ही टूट जाता है, K+OH- अलग अलग हो जाते हैं। चलिए सर और देखते हैं, लाइक HNO3, हाँ सर ये भी होता है, और एक्सेट्रा बहुत सारे हो जाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत सारे हो जाते हैं हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। तो सर ये कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिसको अगर आप एक्वा स्टेट में लोगे या फिर मॉल्टन स्टेट में लोगे तो ये टूट करके आयंस बन जाते हैं। ये आयंस की फॉर्म में फ्री आयंस बना देते हैं। जब आप NaCl को पानी में डालोगे यू विल गेट Na+ एंड Cl-, ठीक है। जब आप KOH को पानी में डालोगे यू विल गेट K+OH-।
तो आपको फ्री आयंस मिल जाते हैं। जब आप इन ऐसे सब्सटेंस को पानी में डालते हो, इनको पानी में डालने के बाद फ्री आयंस बन जाते हैं, इन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट। अभी देखो आगे एक चीज का आप ध्यान रखना, क्या आयनिक कंपाउंड्स बिहेव्स एज इलेक्ट्रोलाइट। इसका मतलब क्या है? जनरली आयनिक कंपाउंड ही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? जनरली आयनिक कंपाउंड्स ही इलेक्ट्रोलाइट होते हैं हमारे पास, क्योंकि जब आयनिक कंपाउंड एक्वा स्टेट में या मोल्टन स्टेट में लिए जाते हैं, दे डिसोशिएट टू प्रोड्यूस फ्री आयंस। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट अपन देखते हैं, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? बिल्कुल इसका उल्टा कर दो, दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आइए देखते हैं। देखो भैया, जब तक आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन नहीं पता होगा आप चैप्टर नहीं समझ पाओगे, है ना। इसीलिए मैं थोड़ा सा लंबा इंट्रोडक्शन इसलिए दे रहा हूं, जिससे कि आपको इंट्रोडक्शन अगर क्लियर हो गया तो फिर आपको चैप्टर में आगे प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि ये जो चीजें मैं आपको अभी पढ़ा रहा हूं ये आपको पूरे चैप्टर में मिलने वाली है। ठीक है, तो पहले ही दिन क्लियर हो जाए तो ज्यादा अच्छी बात है ना। चलिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं सर? केमिकल सब्सटेंस which do not dissociates in molten or in aqueous state to produce free ions, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो एक्वा स्टेट में और मोल्टन स्टेट में डिसोशिएट नहीं होते। देख लो भैया, बिल्कुल इसका उल्टा है। जो डिसोशिएट नहीं होते वो कहलाते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। क्या कहलाते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं, जो डिसोशिएट नहीं होते। समझ रहे हो बात को? ये डिसोशिएट नहीं होंगे, चाहे आप इसे मोल्टन स्टेट में लो चाहे एक्वा स्टेट में लो, ये डिसोशिएट होकर फ्री आयंस का निर्माण नहीं करते। इन्हें बोलते हैं अपन नॉन इलेक्ट्रोलाइट। सर उदाहरण देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे, जैसे शुगर नहीं करता, ठीक है, ग्लूकोज ले लो एक्सेट्रा, आप यूरिया ले सकते हो, चलिए ठीक है। ये ऐसे कंपाउंड हैं जो पानी में जाने के बाद या फिर मोल्टन स्टेट में डिसोशिएट होकर के फ्री आयंस का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है, और यहां पर आपको मैं एक चीज समझा दूं, कोवेलेंट कंपाउंड्स बिहेव्स एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, जनरली कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, तो यह है आपके पास इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में छोटा सा डिफरेंस। ठीक, अच्छा, कंपाउंड्स को दो भागों में डिवाइड किया था हमने, इलेक्ट्रोलाइट एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट। दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस आपको मैंने समझा दिया कि सर इलेक्ट्रोलाइट डिसोशिएट होते हैं, फ्री आयंस का निर्माण करेंगे, कब? एक्वा स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में, और ये काम नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं करते। ठीक है, आयनिक कंपाउंड बिहेव करते हैं एज इलेक्ट्रोलाइट्स एंड कोवेलेंट कंपाउंड बिहेव करते हैं एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट में जनरली हम लोग कोवेलेंट कंपाउंड्स ही लेते हैं। अच्छा, चाहे तो आप इसमें एक एग्जांपल और डाल सकते हो, लाइक केरोसिन आप डाल सकते हो। ठीक है, चलिए, तो ये है बेटा इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं। हमने कहा इलेक्ट्रोलाइट एक्वस या मोल्टन स्टेट में जाके फ्री आयंस का निर्माण करता है। अब सर जरूरी है क्या? एक बात का जवाब देंगे, जरूरी है क्या? जैसे ये दो इलेक्ट्रोलाइट है, हम जानते हैं ये दोनों एक मैं जस्ट एग्जांपल ले रहा हूं, ये दोनों एक्वा स्टेट में या मोल्टन स्टेट में जब जाएंगे तो डिसोशिएट होकर फ्री आयंस देंगे। ठीक, अब क्या ये बात जरूरी है कि ये दोनों सेम अमाउंट ऑफ आयंस देंगे? मैं क्या बोल रहा हूं, जितने आयंस इसके डिसोशिएट होने पर मिलेंगे उतने ही आयंस इसके डिसोशिएट होने पे मिलेंगे, उतने ही आयंस इसके डिसोशिएट होने पे मिलेंगे, उतने ही आयंस इसके डिसोशिएट होने पे मिलेंगे। क्या ये जरूरी है? पता नहीं।
तो इसी चीज को समझने के लिए अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक, चलिए। ठीक है, तो ये कंपाउंड्स हो गए अपने पास। आगे देखते हैं जरा। चलिए, अच्छा सर, आप आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं और कोवलेंट कंपाउंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, इसका और ज़्यादा बिहेवियर आपने शायद 11th क्लास में जाना होगा, पढ़ा होगा, केमिकल बॉन्ड नाम के चैप्टर में सब पढ़ाया जाता है। अगर आपको नहीं पता तो कुछ समय बाद हम 11th क्लास का जो चैप्टर है केमिकल बॉन्ड, उससे रिलेटेड एक लेक्चर अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको इस चैप्टर में हेल्प करेगा। एक्स्ट्रा डिटेल में आपको फिर हम केमिकल बॉन्ड में सब कुछ डिटेल में बताएंगे। चलिए, अभी हमारे पास सब इलेक्ट्रोलाइट्स दो प्रकार के हैं। इलेक्ट्रोलाइट्स को सर हमने फिर दो पार्ट्स में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में। कैसे? एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, एंड सेकंड इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, एक है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो अभी मैंने आपको बताया कि हमने स्ट्रॉन्ग और वीक क्यों क्लासिफाई किया, है ना? क्योंकि देखो, हर एक इलेक्ट्रोलाइट जो है एक्वस स्टेट में या मोल्टन स्टेट में इक्वल अमाउंट में डिसोशिएट नहीं होता। समझो बात को, है ना? मैंने बोला भाई जैसे NaCl है वो डिसोशिएट हुआ, तो जरूरी नहीं है दूसरा इलेक्ट्रोलाइट भी उतना ही डिसोशिएट होगा जितना NaCl डिसोशिएट हुआ, चाहे एक्वस स्टेट में चाहे मोल्टन स्टेट में। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको दो भागों में बांटा है, दैट इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, आइए देखते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। चलिए, साथ साथ आपको वीक भी बताते जाएंगे तो ज्यादा बेटर समझ आएगा। हाँ जी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत बहुत छोटा सा टॉपिक है। थोड़ा सा स्पेस अगर कम कर देंगे तो वहां लिखने में भी हेल्प हो जाएगी अपने को। वीक इलेक्ट्रोलाइट, हाँ जी, तो सर सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। पॉइंट नंबर 1, आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को एक्वा स्टेट में डाला, आपको नहीं पता वो स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। मैं पहले बता देता हूं, देख करके मैं नहीं बता सकता स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। ठीक है, आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, आपने सोचा यार स्ट्रॉन्ग है कि वीक है, आपने उसको पानी में डाल दिया। ठीक है, वो अगर इलेक्ट्रोलाइट पूरी तरह से टूट जाता है तब वो कहलाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। सर नहीं समझ आया, पहले लिखते हैं फिर आपको एक्सप्लेन करता हूं। दे डिसोशिएट completely into ions in aqueous or in molten state। सर पूरी तरह से टूट जाने का मतलब नहीं समझ आया, देखते सॉरी सेकंड, सॉरी नॉट सेकंड, ये पूरी तरह से टूट जाते हैं, पूरी तरह से दे डिसोशिएट कंप्लीटली। ठीक है, नाउ सेकंड, दे डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, डिसोशिएट कंप्लीटली इनटू आयंस, इनटू फ्री आयंस कर दो, ज्यादा बेटर होगा, इनटू फ्री आयंस। ठीक है, इन aqueous और इन molten state, molten state। सर ये डिसोशिएट, अच्छा किसी किसी बुक में लिखा होता है दे डिसोशिएट पार्शियली, बात वही है, मैंने क्या लिखा, दे डू नॉट डिसोशिएट कंप्लीटली, और किसी बुक में लिखा होता है दे डिसोशिएट पार्शियली, मतलब आधा अधूरा टूटते हैं, पूरी तरह से नहीं टूटते, तो मतलब एक ही है। ठीक, टूटते हैं, डिसोशिएट होते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं होते। सर पहले एक बार एग्जांपल देख लेते हैं। NaCl, KCl, KOH, NaOH,
H2SO4 और HNO3 एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसा कुछ और आप एग्जांपल डाल सकते हो, जैसे PbBr2, ठीक है। और अच्छा, PbBr2 हम लोग जनरली मॉल्टन स्टेट में लेते हैं, मॉल्टन, ठीक है, मॉल्टन PbBr2 एंड एक्वस कॉपर सल्फेट, ठीक है। चलिए, तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको बताए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हैं, मतलब ये आप पानी में डालोगे या फिर आप अगर इन्हें मॉल्टन स्टेट में लोगे तो पूरी तरह से डिसोशिएट हो जाते हैं। अब इसका एग्जांपल देखते हैं सर। सबसे पहला एग्जांपल CH3COOH, और इसके बाद आप लिख सकते हो HCOOH, H2CO3, NH4OH, ठीक है, और CaOH होल ट्वाइस, ठीक है, एक्सेट्रा कर लेते हैं। तो ये कुछ इलेक्ट्रोलाइट ऐसे हैं जो सर पूरी तरह से पानी में जाके नहीं टूटते, पूरी तरह से ये लोग डिसोशिएट नहीं होते, ठीक है भैया। तो ये है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये है वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब सर बात ये है कि ये पूरी तरह से टूटना और पूरी तरह से ना टूटने का क्या मतलब है, ठीक है। देखो, एक एग्जांपल कंसिडर करते हैं। मैंने बोला NaCl आपने लिया, NaCl को आपने पानी में डाला, ये टूट जाएगा आयंस में, आप जानते हैं, ठीक है। ये टूटा Na+ एंड Cl-, ठीक है। मैंने NaCl का 50 पार्टिकल डाले, कितने पार्टिकल डाले? 50 पार्टिकल डाले। चलो, मैंने 50 पार्टिकल डाले NaCl के। अब पूरी तरह से टूटने का मतलब क्या होता है? मैंने 50 पार्टिकल डाले, ये 50 के 50 NaCl के पार्टिकल पूरी तरह से टूट गए, सारे के सारे पार्टिकल टूट गए, ठीक है। चेक करो, एक NaCl का पार्टिकल डालते हो तो एक Na+ बनता है, एक Cl- बनता है। 2 पार्टिकल डालोगे तो 2 Na+ बनेंगे, 2 Cl- बनेंगे। 3 पार्टिकल डालोगे तो 3 Na+ बनेंगे, 3 Cl- बनेंगे। वो देख पा रहे होंगे आप भाई, एक पार्टिकल डाला तो एक ये बना, एक ये बना। 2 पार्टिकल डालूंगा तो 2 ये बनेगा, 2 ये बनेगा। वैसे 50 पार्टिकल डालूंगा तो 50 ये बनेंगे, 50 ये बनेंगे। ऑब्वियस सी बात है, 50 Na+ बनेंगे, 50 Cl- बनेंगे, क्योंकि ये 50 के 50 पार्टिकल टूट गए, ये पूरी तरह से डिसोशिएट हो गया, ठीक है। अच्छा, CH3COOH की बात करते हैं, ठीक है। जब आपने इसे वाटर में डाला तो ये पूरी तरह से डिसोशिएट नहीं हुआ, COO- + H+। सर ये मैंने यहाँ क्यों लगाया, ये ऐसा क्यों लगाया? ये आपने 11th क्लास में इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा होगा, ठीक है। नहीं पढ़ा होगा तो आपको अभी फ्यूचर में हम लोग इसको भी डिटेल में एक्सप्लेन कर देंगे, सर ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। चलिए सर, इसके भी मैंने 50 पार्टिकल डाले, ठीक है, इसके भी मैंने 50 पार्टिकल डाले। फिलहाल मैं आपको वो चीज़ पहले क्लियर करूंगा जो इस चैप्टर में यूज होती है, ठीक है। वो सब तो बाकी चैप्टर में भी इस्तेमाल होते हैं, तो वहां पढ़ा देंगे, लेकिन फिलहाल हम आपको वो समझाएंगे जो इस चैप्टर में आपका पूरी तरह से यूज होगा। चलिए, तो मैंने सर 50 पार्टिकल इसके भी डाले। मान लेते हैं कोई केवल 10 पार्टिकल टूट गए, टूटे 10 पार्टिकल टूटे, क्योंकि पूरी तरह से नहीं टूटता है, ध्यान से, पूरी तरह से नहीं टूटता। कोई 10 पार्टिकल टूटे, अभी भी कितने पार्टिकल नहीं टूटे? 40 पार्टिकल ऐसे जो अभी भी नहीं टूटे, ठीक है। अच्छा, इसका एक पार्टिकल डालेंगे तो ये एक बन रहा है, ये एक बन रहा है। इसके 2 डालोगे तो एक ये बन रहा है, 2 ये बनेंगे, 2 ये बनेंगे, ठीक है। 3 ये डालोगे तो 3 ये बनेंगे, 3 ये बनेंगे। और तो दिख रहा है सर, एक मॉलिक्यूल डालने से एक ये बन रहा है, एक ये बन रहा है। जब 2 मॉलिक्यूल डालूंगा तो 2 ये बनेंगे, 2 ये बनेंगे। जब 3 मॉलिक्यूल डालूंगा तो 3 ये बनेंगे, 3 ये बनेंगे। तो वैसे जब सर 10, जब मैंने डाले 50, लेकिन टूटे कितने? भाई मेन तो ये ना, टूटे कितने? सर 10 टूटे, तो सर ये भी 10 बनेंगे, ये भी 10 बनेंगे। यहाँ ये 50 बन रहे थे, ये 50 बन रहे थे, क्योंकि ये 50 के 50 पार्टिकल टूट गए थे। 10 ही पार्टिकल टूटे, अभी 40 तो ऐसे नहीं टूटे, 40 पार्टिकल नहीं टूटे सर, 40 पार्टिकल नहीं टूटे। लो भाई, जब 40 पार्टिकल टूटे ही नहीं तो 40 पार्टिकल यहाँ तो हम ले नहीं सकते, जितने टूटे यहाँ तो उतने ही दिखाऊंगा मैं। अच्छा, तो ये मतलब होता है सर पूरी तरह टूटे कि नहीं टूटे, ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। अब आगे देखो। अच्छा, आप यहाँ जरा सोच के बताओ, देख करके बताओ, नंबर ऑफ आयंस ज्यादा कहाँ है, या फिर आयंस की कंसंट्रेशन ज्यादा कहाँ है? सोचो जरा। यहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन ऊपर ज्यादा है, नीचे आयंस की कंसंट्रेशन कम है। दिख रहा है वो तो सर, है ना, वो पूरी तरह टूट गया। वहां पर 50-50 आयंस है,
लेकिन वहाँ 10-10 आयन वो पूरी तरह से नहीं टूटा, तो आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा सर ऊपर है। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, हाई कंसंट्रेशन ऑफ आयंस, आयंस की कंसंट्रेशन इधर ज़्यादा होती है, ठीक है। लो कंसंट्रेशन ऑफ आयन, यहाँ पर आयंस की कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। आगे देखो, अच्छा आयन ज़्यादा हो गए, आयन कम हो गए, ठीक है सर। आगे देखते हैं। अब सर इसका सबसे मेन पॉइंट अपने को समझना है, ठीक, कि सर कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है और कैसे करता है, वो इसका ज़्यादा मेन पॉइंट है। तो फिलहाल मैंने आपको इसके डिफरेंस में 2 पॉइंट लिखा है। अच्छा एक पॉइंट और आप बात करते हैं सर, जब आप इसे पानी में डाला, ठीक है, हम फिलहाल आप कोई सी भी स्टेट ले सकते हो, लेकिन अपन बात कर रहे हैं एक्वस की जनरल से, ठीक है। आपने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डाला, आपने क्या देखा सर, पूरा का पूरा टूट गया, ठीक है। अच्छा इसमें तो आप चेक कर लो पार्टिकल्स कौन है, पार्टिकल्स कौन बने चेक करो, सिर्फ आयंस ही तो है वहां। पार्टिकल्स कौन है, सिर्फ आयंस ही तो हैं, है कि नहीं है। तो पार्टिकल्स आर आयंस ओनली, पार्टिकल्स कौन है, आयंस ओनली, ठीक है। पार्टिकल्स कौन है, सिर्फ आयंस है, पूरी तरह से टूट गया, आयंस ओनली। अच्छा सर यहां पर पार्टिकल्स कौन है, पार्टिकल्स सर यहां पर कौन है, तो कुछ पार्टिकल तो टूट करके आयन में बदल गए, तो सर पार्टिकल एक तो आयंस हो गए, कुछ पार्टिकल अभी भी नहीं टूटे, तो पार्टिकल कौन हो गए, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। ये पूरी तरह से नहीं टूटता है, कुछ पार्टिकल जो टूट गए वो तो आयंस बना देंगे, और जो नहीं टूटे वो तो मॉलिक्यूल हैं अभी भी, 40 तो मॉलिक्यूल बचे बेटा, अभी भी 50 लिए थे ना हमने। तो यह मतलब है कि सर यहाँ पर पार्टिकल कौन थे, केवल आयंस, लेकिन यहाँ कौन होते हैं, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। आयंस कौन बनाएंगे, जितने पार्टिकल टूट गए, और बचे जो नहीं टूटे वो अभी भी क्या हैं, अभी भी मॉलिक्यूल्स ही तो हैं। तो ये अपने पास होता है सर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस, ठीक है। चलिए अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका अपन स्टडी करते हैं, आइए चलिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में सर करंट कौन कैरी करेगा, करंट कौन कंडक्ट करेगा, पता नहीं कौन करेगा सर, चलो वो भी देख लेते हैं, कोई तो करेगा ही करेगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले कि सर करंट जो होता है दैट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना सर। हमारे घर में जो तारे बिछी हुई है उसमें भी सर करंट जो है इलेक्ट्रॉन की वजह से चलता है। तो सर तारे बिछी हुई है वो तो मैं मान लेता हूँ, ठीक है, हमारे घर में बिछी हुई है, ऐसी बात नहीं है। अगला पॉइंट चलिए सर, पॉइंट नंबर 4 सर, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का चौथा पॉइंट सर, इलेक्ट्रिसिटी कौन कंडक्ट करेगा, कंडक्ट तो दोनों करेंगे। चौथा पॉइंट समझने से पहले अपन इसके बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं, ठीक है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, 110% करेंगे। लेकिन सर शर्त यह है कौन ज्यादा करेगा कौन कम करेगा ये कैसे पता, सवाल तो सर ये है, ठीक। यहां पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों होती है पहले वो समझ लो। तो यहां पर मैं साइड में आपको समझा देता हूं भैया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कैसे होती है, ठीक है। देखो इलेक्ट्रोलाइट्स कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन aqueous और इन molten state। आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वा स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में सर, ठीक है सर, सॉलिड में नहीं करते, अभी वो भी देख लेंगे। तो फिलहाल तो ये जान लेते हैं कि सर इलेक्ट्रोलाइट जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं एक्वा स्टेट में या फिर मोल्टन स्टेट में। आइए देखते हैं बेटा सॉरी। तो सर ऐसा क्या होता है यहाँ कि एक्वा स्टेट में मोल्टन स्टेट में आयन जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का मतलब जानते हो, अपने अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाना। मेरी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकती है, इसका मतलब मेरी बॉडी के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, ठीक है।
इलेक्ट्रोलाइट एक्वस या फिर मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसका मतलब एक्वस स्टेट में और मोल्टन स्टेट में इसके अंदर से करंट पास कर जाएगा। जब आप इलेक्ट्रोलाइट को पानी में डालोगे तो उस सॉल्यूशन के अंदर से करंट आप पास करवा सकते हो, उसे मोल्टन स्टेट में लोगे तब भी उसके अंदर से करंट पास करवा सकते हो, बिकॉज दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाउ? सवाल तो ये सर कैसे? हाउ का अब आंसर आपको मिलेगा। कैसे मिलेगा देखते हैं। यहां पर सर ध्यान देंगे, आयंस एक्ट्स एज चार्ज कैरियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बेटा। यहां पर आयंस इलेक्ट्रिक चार्ज कैरी करेंगे, आयंस एक्ट्स एज चार्ज कैरियर्स, ठीक है। दैट इज ऑल आयंस कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, क्योंकि आयंस फ्रीली घूम सकते हैं तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज को ऐसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे। आयंस एक्ट एज चार्ज कैरियर्स, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएंगे कौन? आयंस। ऑल आयंस कैरीज एन इलेक्ट्रिक चार्ज, therefore responsible for conduction of electricity, ठीक है। तो सर इलेक्ट्रिक करंट क्यों कैरी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी क्यों कैरी कर सकते हैं, क्यों कंडक्ट कर सकता है इलेक्ट्रोलाइट? क्योंकि आयंस वहां पर चार्ज कैरियर का काम करते हैं। कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है क्योंकि चार्ज मूव करता है, ठीक है। अब जरा दिमाग चलाओ, एक्वस और मोल्टन में तो चार्ज मूव करता है, लेकिन सॉलिड में तो चार्ज ही नहीं होता। अभी मैंने स्टार्टिंग में, इसीलिए मैंने आपको एक चीज क्लियर करी थी स्टार्टिंग में कि सर सॉलिड स्टेट में तो चार्ज मूव ही नहीं करता। सर जब चार्ज मूव ही नहीं करेगा तो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता। काहे नहीं कर सकता? देखो, इलेक्ट्रोलाइट्स do not conduct electricity, conducts electricity in solid state। सीधी सीधी बात है भैया, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है आयंस की वजह से, इसमें तो आयंस ही नहीं है भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी किधर आई? नहीं आई, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट बिकॉज, थोड़ा सा मैं शॉर्टकट लगा रहा हूं यहां पर, बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। लीजिए, आयंस फ्रीली मूव ना ही कर सकत, ओहो, नॉट फ्री टू मूव। लो भैया, आयन फ्रीली नहीं घूम सकता, उसको रोक टोक है, उसको रोक टोक है, वो नहीं कहीं जा सकता, ठीक है। जैसे आपको भी घर से रोक टोक होती है, ज्यादा दूर नहीं जा सकते, तो वैसे भी इसको भी रोक टोक है, ज्यादा दूर नहीं जा सकते, ठीक है। तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकते भैया, क्योंकि तुम मूव करने के लायक नहीं हो। चलिए अब सोचो फिर, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है बिकॉज ऑफ आयंस, है ना। अब इसका इस्तेमाल करो बुद्धि का। ज्यादा आयन किसमें है? भरपूर आयन किसमें है? इसमें कम है। तो जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ही ज्यादा, भाई इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रही है बिकॉज ऑफ आयंस। अब जितने ज्यादा आयन होंगे उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ये हम क्या लिख सकते हैं सर? गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सॉरी, पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लो भैया, तो ज्यादा आयन जिधर होंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी भी वही कंडक्ट करेगा, कम आयन जिधर होंगे उतनी ही कम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है आयंस। आयंस एक्ट एज चार्ज कैरियर्स, चार्ज को, इलेक्ट्रिक चार्ज को लेके जा रहे हैं पूरे सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है भाई। ये है अपने पास डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग एंड वीक। तो ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन होता है। अभी सर जैसा मैंने आपको चैप्टर का नाम समझाया था, अब उस पर दोबारा आइए, ठीक है। इस चैप्टर में तिनका तिनका तुम्हारा क्लियर हो जाएगा भाई साहब,
ठीक है। आइए तो सर चैप्टर के नाम पे चलते हैं। आप थोड़ी खांसी हो गई है, चलिए भैया देखें तो सर हो ये रह गया यार, चैप्टर के नाम पे आओ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी में अपन पढ़ेंगे रिलेशन, ठीक है। क्या पढ़ेंगे? रिलेशन पढ़ेंगे। हमने कहा था कैसा रिलेशन पढ़ेंगे भैया, कैसा रिलेशन पढ़ेंगे कि आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, मतलब इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप कैसे केमिकल रिएक्शन करवा सकते हो, या फिर आप कैसे केमिकल रिएक्शन की मदद से इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो, यही रिलेशनशिप पढ़ेंगे। अब पहली रिलेशनशिप में अब स्टार्ट करता हूं, ये वाली। आप कैसे इलेक्ट्रिसिटी की मदद से केमिकल रिएक्शन करवा सकते हो, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए अपन स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, चलिए सर क्या है ये इलेक्ट्रोलाइसिस, देखते हैं जरा। इसको ब्रेक करते हैं सर, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। हाँ सर, इलेक्ट्रो प्लस लाइसिस। आगे देखो सर, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, और लाइसिस मतलब है सर ब्रेकडाउन, ठीक है, या फिर डिकम्पोज। डिकम्पोज, लो भाई सॉरी, हाथ लगा थोड़ा अलमारी में मेरा। खैर, इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी और देन ब्रेकडाउन, या फिर डिकम्पोज आप कह सकते हो। मतलब अगर आप किसी केमिकल सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से या इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से अगर उसे आप डिकम्पोज कर सको, इस प्रोसेस का नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या आप किसी केमिकल सब्सटेंस को इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से डिकम्पोज कर सको, दिस प्रोसेस इज नोन एज इलेक्ट्रोलाइसिस। आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। द प्रोसेस ऑफ decomposition of a chemical substance, और ये केमिकल सब्सटेंस जनरली कौन होता है? इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है भाई। जनरली केमिकल सब्सटेंस कौन होता है? इलेक्ट्रोलाइट। द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ केमिकल सब्सटेंस बाय passage of electricity through its aqueous solution, or molten state। अगर आप किसी केमिकल सब्सटेंस के एक्वस सॉल्यूशन से या फिर उसकी मोल्टन स्टेट से इलेक्ट्रिसिटी पास करा करके उसको डिकम्पोज कर सकते हो, उसको ब्रेक डाउन कर सकते हो, इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। कि केमिकल सब्सटेंस में हम क्या करेंगे? एक केमिकल सब्सटेंस लिया, उसको पानी में डाला, ठीक है। पानी में डालने के बाद उसको हमने करंट पास कराया, इलेक्ट्रिसिटी पास कराने के बाद उसका डिकम्पोजिशन हो गया, प्रोसेस कहलाएगी इलेक्ट्रोलाइसिस। आइए सॉरी, अभी सर इलेक्ट्रोलाइसिस जो है ना, वो कहाँ होती है सर? इलेक्ट्रोलाइसिस आप ऐसे नहीं अपने हाथ में नहीं कर सकते सर, आओ हाथ में इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे, नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोलाइसिस आपको करना है कहाँ पर सर? एक स्पेशल कंटेनर आता है, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। एक ऐसा कंटेनर जिसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस अपन करवा सकते हैं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। आइए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस होता है इसमें, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, खैर अपने आप तो नहीं होता है, हम जब तक करंट नहीं डालेंगे तो कैसे होगा?
इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर। सर क्या है ये सेल, व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, आइए देखते हैं। सर देखो पहले, हाँ ओके, इसको जानने से पहले आप एक चीज समझ लो, कुछ टर्म्स अगर आपके समझ आ गए तो आप खिलाड़ी हो, नहीं तो आप अनाड़ी हो। सर कैटायन, ठीक है, चलो सर कैटायन, सर एनायन, ठीक है, सर कैथोड, सर एनोड, ठीक है। देखते हैं सर क्या होता है फिर। कैटायन क्या है सर, देखो अब तक सर मुझे खुद को नहीं आता था कैटायन पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है। कैट बोले तो बिल्ली, बिल्ली के होते हैं पॉज, पंजे, बिल्ली के होते हैं पॉज, तो कैटायन पॉजिटिव, ठीक है भाई। अभी कैटायन पॉजिटिव तो एनायन नेगेटिव, ठीक। अच्छा चेक करो, एक ऐसा इलेक्ट्रोड, क्या बोल रहा हूं मैं, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर कैटायन जाता है, बहुत ध्यान से सुनना, एक ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर कैटायन जाता है। कैटायन कैसा होता है, पॉजिटिव। अब कैटायन ऐसी इलेक्ट्रोड पे जा रहा है जो सॉरी कैटायन पॉजिटिव है, अब कैटायन जिस इलेक्ट्रोड पे चिपकेगा जाके वो कैसी होगी, नेगेटिव। सोचने की बात है, ऐसी इलेक्ट्रोड जहां कैटायन जाता है, कैटायन खुद पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रोड कैसी होगी, नेगेटिव। ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर एनायन जाता है, अब एनायन नेगेटिव है तो जिस इलेक्ट्रोड पे वो भागेगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। तो इस चीज को ध्यान रखना पहले तो। लेकिन अब 12th क्लास में हो तो बच्चों वाला काम नहीं करना, इसको ऐसे याद तो रखना है, वो तो अच्छी बात है, मैंने आपको समझा दिया कैसे याद रखना है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, सर कैथोड पे क्या होता है, कैथोड पे क्या होता है, चेक करो सर। कैथोड पे क्या होता भैया, रिडक्शन, सॉरी ऊपर लिख लेते हैं इसको, रिडक्शन अकर्स एट कैथोड। कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन, सर रिडक्शन नहीं पल्ले पड़ता, फिर रिडक्शन, रिडक्शन बोले तो बेटा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं, ठीक है, आप ये सब समझोगे आगे। ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड, ऑक्सीडेशन अकर्स एट एनोड। हम जानते हैं एनोड पॉजिटिव होता है, लेकिन भविष्य में हम आपको ये भी गलत बता देंगे, ये भी नहीं होता है परमानेंट, ठीक है। अच्छा रिडक्शन मतलब सर, सॉरी ऑक्सीडेशन मतलब सर गेन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है बेटा उसे ऑक्सीडेशन बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। आइए ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को लेकर के कुछ छोटी मोटी बातें हैं, ठीक है। आइए अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पढ़ते हैं क्या होता है, ठीक। देखो अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल चालू करेंगे अपन अब, ठीक है। देखो भैया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, सर ऐसा है ना, एक कंटेनर लीजिए आप, क्या लीजिए, कंटेनर लीजिए, इसके अंदर किसी इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डालना है। इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालना, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट नहीं डालना भाई, इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन डालना है, चाहे वो एक्वा स्टेट में हो चाहे मॉल्टन में, उससे फर्क नहीं पड़ता, कोई भी आप डाल सकते हो। मान लीजिए मैंने यहां पर लिया मॉल्टन NaCl, मैंने लिया मॉल्टन, मॉल्टन NaCl, मतलब मैंने NaCl को मेल्ट किया, मॉल्टन ना मेल्ट किया। अब इसके अंदर मैंने सर दो मेटल की रॉड डाली। अभी ये सर ये कौन से मेटल की रॉड होती है, ये आगे जानने वाली बातें होती है। वैसे आपको 10th तक ये पढ़ाया गया होगा, लेकिन इसको भी मैं आगे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। सर मेटल की इलेक्ट्रोड है, सर मेटल की रॉड, अब डिफरेंस समझो, रॉड में और इलेक्ट्रोड में फर्क क्या होता है, सुन लो मेरी बात। अभी तक ये मेटल की रॉड है दोनों, इसमें बैटरी लगाओ, बैटरी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस,
ये अब ये बन गई इलेक्ट्रोड्स। तो बैटरी लगाने के बाद अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड्स। तो बड़ा वाला पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव, तो ये भी हो जाएगा पॉजिटिव, ये नेगेटिव होता है तो ये भी हो जाएगा नेगेटिव। पॉजिटिव मतलब सर एनोड और नेगेटिव मतलब सर कैथोड। ठीक है, इस सॉल्यूशन के अंदर कौन कौन प्रेजेंट है सर? Na प्लस एंड Cl माइनस दोनों प्रेजेंट है ना भैया, NaCl है क्योंकि। ठीक है, आइए ये हमने बैटरी लगा दी है। अब बैटरी से हमें करंट फ्लो करवाना है। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल करता क्या है सर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलता है। एक ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलेगा। मैंने पहले इलेक्ट्रिसिटी पास कराई, अब इसकी मदद से मैं केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा। इलेक्ट्रिकल एनर्जी की मदद से मैं केमिकल रिएक्शन करवाऊंगा। ठीक है, चेक करो सर। एनोड, चलिए पहले कैथोड की बात करते हैं। कैथोड, ठीक है, ऐसी इलेक्ट्रोड, तोड़ के लिखो यार, चिपका के क्या लिख रहे हो, भरपूर जगह है बोर्ड में। ठीक है, देखो भैया, कैथोड फिर चिपका दिया हमने। ऐसी इलेक्ट्रोड जहां पर कैटायन जाएगा, ऐसी इलेक्ट्रोड जहां कैटायन जाएगा, कैटायन पॉजिटिव होता है तो जिसकी तरफ वो जाएगा वो कैसी होगी? नेगेटिव, बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव अट्रैक्ट ईच अदर। तो जहां ये जाए, अब कैटायन कैसा होता है? ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पर कैटायन जाएगा। अब कैथोड, ये इस पे कैटायन गया, कैटायन Na प्लस गया, इसके पास Na प्लस गया। अब कैटायन के, क्योंकि कैथोड पे कैटायन गया, Na प्लस गया, अब कैथोड पे होती है रिडक्शन, मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और बना देगा Na प्लस, सॉरी Na। ऑब्वियस बात है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे तो बन गया Na। आयन गेट कन्वर्टेड इनटू सोडियम मेटल, यहां सोडियम मेटल आपको चिपक जाएगा, चिपक करके चिपक गया। ठीक है, आओ एनोड, ऐसी इलेक्ट्रोड जहां एनायन जाएगा, एनायन तो नेगेटिव होता है ना, तो जिसकी तरफ वो जाएगा वो कैसी होगी? पॉजिटिव। तो इसकी तरफ Cl माइनस आया। ठीक है, अब Cl माइनस, यहां पर ऑक्सीडेशन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं, तो इसने एक इलेक्ट्रॉन किया लूज और इसने बना दिया Cl। अब Cl अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ठीक है, आपने देखा होगा Cl कभी अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता, तो Cl अपने ही साथ कंबाइन करके बनाएगा Cl2। ठीक है, क्या बनाएगा? Cl2। ठीक है, अब सर इस रिएक्शन को ना मैं एक साथ लिखना चाहता हूं, इस रिएक्शन को मैं एक साथ लिखना चाहता हूं। देखो, Cl ने इलेक्ट्रॉन लूज किया, ये बनाया, फिर ये अपने ही साथ कंबाइन करके इसने ये बनाया, तो मैं सीधा नहीं लिख दूं सर। Cl नेगेटिव ने एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Cl2 बनाया। ठीक है, अब क्लोरीन बैलेंस करो, यहां कितने बचे? 2 हैं, यहां कितने हैं? 1 है, लगाओ सर 2। अब सोचो, एक Cl माइनस एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, तो 2 Cl माइनस कितने इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे? सोचो, माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन लूज किया बेटे, एक Cl माइनस ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, तो 2 Cl माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। लो भाई, ठीक है, तो एनोड पे आपको मिल गई क्लोरीन गैस। ठीक है, क्लोरीन गैस, क्लोरीन हमेशा Cl2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब सर मुझे इस रिएक्शन को एक साथ लिखना है, प्लस इसको मान ली फर्स्ट इक्वेशन, मान ली सेकंड। मुझे पूरे कंटेनर में क्या रिएक्शन हो रहा है एक साथ लिखना है, मुझे अलग अलग नहीं लिखना। चलो, सेल, पूरे सेल में क्या रिएक्शन हो रहा है, आप दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, पूरे कंटेनर में क्या रिएक्शन हो रहा है, आप दोनों को ऐड कर दो। देखो, इसे बोलते हैं हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन, आधा वहां हो रहा है, आधा वहां हो रहा है। अब सर हाफ रिएक्शन और कंप्लीट रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है? हाफ रिएक्शन में आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखा सकते हो, लेकिन कंप्लीट रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं दिखाने हैं आपको। ठीक है, एक चीज और सर, कंप्लीट रिएक्शन जब लिखते हो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों जगह सेम होने चाहिए, यहां पर भी यहां पर भी। अब जरा चेक करो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है क्या? नहीं सर, ऊपर है केवल एक इलेक्ट्रॉन, नीचे है 2 इलेक्ट्रॉन, तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम करने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो जाएंगे। कोई कोई टीचर ऐसा भी बताते हैं कि यहाँ हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, तो बात वही पड़ जाती है। खैर ठीक है, चलिए, तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करके इसे ऐड कर दो। चेक करो, 2 पहले यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा? 2Na प्लस
इसे ऐड करो प्लस 2Cl माइनस, ठीक है, चेक करो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस और माइनस दे विल कैंसल आउट ईच अदर, क्या बनेगा 2Na प्लस Cl2। चेक कर लो भैया, ये मिल गया मेरे पास पूरे सेल का रिएक्शन, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये था आज का पहला लेक्चर इस चैप्टर का, ठीक है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग लेक्चर आपके सामने लेकर के आएंगे, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई आपके मन में डाउट हो तो उसको कमेंट जरूर कर दें, ठीक है। आपको लेक्चर कैसा लगा ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तब तक इसको रिवाइज कीजिए, कुछ दिनों में आपको नया लेक्चर मिलेगा इस चैप्टर का। हमारे चैनल पे आपको फिजिक्स केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे लेक्चर आपको मिलेंगे, कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। तब तक घर पर रहिए, पढ़ते रहिए, धन्यवाद।